मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाल वल इकराम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर going to discuss equilibrium constant and its unit. Equilibrium constant, we have already derived the equation for the equilibrium constant and defined that term. अब हम वो वाला लिंक उस वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, हम थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लें। हमने जो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रिवर्सिबल रिएक्शन में जो हमने एक जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन की केमिकल इक्वेशन ली थी वो क्या थी, हमारे पास थी A प्लस बी ये रिएक्टेंट से, और हमारे पास था C प्लस डी, और इसकी जो कोएफिशिएंट A इसका हमने B लिखा था, इसका C लिखा था, और इसका हमने ये D जो है ये इसका कोएफिशिएंट है और ये इसका आगे प्रोडक्ट बन जाते हैं। अब जब हमने इसकी इक्वेशन डिराइव की थी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हमने क्या हुई थी, हमारे पास के सी इज़ इक्वल टू, के जो है वो कांस्टेंट के लिए और सी कॉन्सेंट्रेशन के लिए, सी लिखते हैं ये, इसका मतलब है कॉन्सेंट्रेशन। अब ये हमारे पास इक्वल था सी, हम लिखते हैं पहले प्रोडक्ट को और फिर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, इसका मतलब है ये सी की कॉन्सेंट्रेशन है, और जो इसका कोएफिशिएंट है वो हम इसकी पावर में लिखते हैं। फिर हमने लिखा था डी, ये डी की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर कोएफिशिएंट ऑफ डी डिवाइडेड बाय ए, इसका कोएफिशिएंट ए आ गया, और बी और इसका कोएफिशिएंट बी आ गया। अब आपने देखा कि ये जो हमारे पास इक्वेशन आई थी इसको फिर हमने इसी के ज़रिए हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिफ़ाइन किया था। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज़ द रेशो। जब आप रेशो की फॉर्म में इसको ऊपर नीचे बटे की फॉर्म में या फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं तो इसका मतलब है ये इन दोनों की रेशो है। ये क्या है, इन दोनों की रेशो है। जब आप इस फॉर्म में लिखते हैं, जैसे आपने अगर 5 और 6 की रेशो लेनी है तो हम लिखते हैं 5/6, तो ये क्या है 5 और 5 रेशो 6 या फिर 5/6। अब ये जो हम इस फॉर्म में फ्रैक्शन की फॉर्म में रेशो को लिखते हैं तो ये जो है ऊपर वाला टर्म है इसको कहते हैं न्यूमरेटर, क्या कहते हैं न्यूमरेटर, और ये जो नीचे वाला है इसको कहते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। अब हम यही चीज़ें जो है ये समझ के अब यहाँ पर हम इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज़ द रेशो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स टू, रेशो के लिए टू लगाते हैं, टू द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट का मतलब होता है जिनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है। ये हम सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, पिछली वीडियो आप दोबारा से देख लें तो हम दोबारा से जो है हम कैसे करते हैं, ये दोनों जो है ये कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट है। जब दरम्यान में कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया है, तो ये जब कोई साइन ना हो तो मतलब है दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। और ये जो हमने ब्रैकेट डाले हैं ये किसकी हैं, ये कॉन्सेंट्रेशन को जाहिर करते हैं, ये ए की कॉन्सेंट्रेशन है, ये बी की कॉन्सेंट्रेशन है, और ये जो ऊपर हमने लिखे हैं ये इनके कोएफिशिएंट है, यानी कितने मोल इनके इस्तेमाल हुए हैं। अब हम जब इसको किसी भी उसमें अप्लाई करेंगे केमिकल इक्वेशन में तो फिर आपको और ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएगी। तो हम जो है इसको डिफाइन कर रहे थे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज़ द रेशो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स यानी जो केमिकल इक्वेशन में जो प्रोडक्ट्स थी वो वाली प्रोडक्ट, जो पहले प्रोडक्ट में लेती हूँ वो मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोडक्ट है। तो क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स टू द मोलर प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। जैसे आपकी बुक में डिफाइन किया गया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एट इक्विलिब्रियम स्टेट। तो ये सारी चीज़ें किस पे होंगी, इक्विलिब्रियम स्टेट पे, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हैं और इक्विलिब्रियम स्टेट पे हैं। तो हमें कोई भी जब एग्ज़ाम दी जाती है, कोई भी इक्वेशन दी जाती है और हमें कहा जाता है कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखें, तो हम क्या करते हैं कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को हम न्यूमरेटर में लेते हैं, यानी ऊपर लेते हैं। ये मैंने बताया न्यूमरेटर ऊपर वाला होता है, तो ऊपर हम प्रोडक्ट हमेशा लेते हैं और नीचे हम हमेशा रिएक्टेंट्स को लेते हैं, और उनके फिर हर एक के साथ स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं जिसका मतलब होता है ये इनकी कॉन्सेंट्रेशन है, और फिर जो उनके मोल की तादाद होती है, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, वो हम इनकी पावर में लिख लेते हैं हर एक की। फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक इक्वेशन हम लिख लेते हैं हमारे पास है H2 प्लस I2, ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है, ये बना रहे हैं 2HI,
ये सारे क्या हैं, गैस फॉर्म में। अब आप देखें, अगर हमें कहा जाए कि इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिखें तो फार्मूला लिखें तो हम कैसे लिखेंगे? इसके लिए इक्विलिब्रियम स्टेट पे इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? के सी इज इक्वल टू, पहले हम क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट क्या है? एक ही है। वहां पर हमने जनरल एग्जाम्पल ली थी तो 2 प्रोडक्ट्स थी, यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल ली उसमें एक ही है, तो हम क्या लिखेंगे ऊपर? HI, ये प्रोडक्ट बन गई, और फिर इसके गिर्द हम स्क्वायर ब्रैकेट्स ला लेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाद जो इसके पीछे कोएफिशिएंट होता है, यानी ये 1 2 3 जो रियल नंबर्स लिखे होते हैं वो उनकी बात कर रही हूँ। कोएफिशिएंट जो इसके पीछे रियल नंबर होते हैं, ये 2 है तो हम इसकी पावर में लिख लेंगे 2। अब ये आ गया हमारा न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में क्या होता है? प्रोडक्ट। अब डिनोमिनेटर में हमने क्या लिखना है? रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट कितने हैं? 2। तो पहले क्या हम H2 लिखेंगे, इसके ऊपर ब्रैकेट डाल देंगे और फिर इसका कोएफिशिएंट लिखेंगे। अब कोएफिशिएंट क्या है इसका? कुछ भी नहीं है, 1 है, तो इसलिए हम नहीं लिखते। अब दरम्यान में कोई साइन नहीं डालेंगे, इसका मतलब है ये प्रोडक्ट है दोनों की। तो हम फिर दूसरे के ब्रैकेट में लिख लेंगे, दूसरा क्या है? I2। इसका भी कोएफिशिएंट कोई नहीं है, इसलिए इसकी कुछ भी नहीं आएगा। आपने इसी तरह हर एक की लिखनी है। पिछले आपकी बुक में जो है वो दिए हुए हैं, तो बुक में से आप देख लें। तो केमिस्ट क्या करते हैं? केसी कैसे लिखते हैं? आप किसी भी सिस्टम को, केमिकल रिएक्शन को वो स्टडी करते हैं और एक की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर इसकी वैल्यू, मैथमेटिकल वैल्यू जो है वो निकाल ली जाती है इस फार्मूला के ज़रिए। तो अब हमें एक और एग्जाम्पल लेती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। आपकी बुक में जो दी हुई हैं हम उन्हीं को कर लेते हैं। ये देखें, पेज नंबर, प्रैक्टिस प्रॉब्लम पेज नंबर 9 पे है, 9.3। इसी में से हम फर्स्ट कर लेते हैं। ये देखें, N2 प्लस, ये हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या है एग्जांपल हमारे पास? ये एग्जांपल हमने 1 ली। अब हम एग्जांपल इसकी 2 ले लेते हैं। कौन सी लेते हैं? हम कोई सी भी इसमें से ले लें। हमारे पास है N2 प्लस 2O2, दोनों गैस। ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है। ये क्या बना रही है? 2NO2, और ये भी ऐसे। अब हम इसका कांस्टेंट कैसे लिखेंगे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC इज इक्वल टू, पहले ऊपर क्या लिखते हैं न्यूमरेटर में? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या है? 2NO2। तो हम NO2 पहले लिखेंगे, प्रोडक्ट लिखी, फिर इसकी स्क्वायर ब्रैकेट डाले और जो इसका कोएफिशिएंट है वो इसकी पावर में लिख देंगे। ये 2 है, इसका कोएफिशिएंट पीछे जो भी नंबर होगा वो कोएफिशिएंट होगा। तो 2 है तो 2 हम इसकी रेज टू द पावर 2। अब डिनोमिनेटर की बारी आती है, क्योंकि प्रोडक्ट एक ही है। अगर दूसरा प्रोडक्ट होता तो हम उसको यहाँ पर लिख लेते। नीचे आए तो रिएक्टेंट में क्या है? N2 है, पहले इसकी ब्रैकेट डाले, इसका कोएफिशिएंट कोई भी नहीं है इसलिए यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे। फिर कोई साइन नहीं है और दूसरा ब्रैकेट डालें तो दूसरा लिख लें। O2 है, O2 का कोएफिशिएंट क्या है? ये देखें 2 है, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? इसकी आ जाएगी। अब इसी तरह बाकी सारे भी जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको दी हुई हैं आपने करनी है कि हमेशा जब आपको ये कहा जाए कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फार्मूला क्या होता है, उसको लिखने के लिए पहले आपके पास क्या होनी चाहिए? बैलेंस इक्वेशन होनी चाहिए। बैलेंस इक्वेशन आपको दी होगी तो फिर आपने ऊपर प्रोडक्ट लिखनी है, उसकी स्क्वायर ब्रैकेट डालना है और प्रोडक्ट के पीछे जो है वो अगर आप कोएफिशिएंट है वो इसकी पावर में लिख देंगे। फिर डिनोमिनेटर लिखना है। डिनोमिनेटर में हमेशा से रिएक्टेंट लिखेंगे। तो रिएक्टेंट्स जो हैं वो आपने क्या करने हैं? रिएक्टेंट्स को आपने लिख के स्क्वायर ब्रैकेट डालना है और अगर 2 हैं, एक से ज़्यादा है तो दूसरा भी उसके साथ लिखना है, दरम्यान में कोई साइन नहीं डालना और जो इसके पीछे कोएफिशिएंट होगा वो उसके ऊपर उसकी पावर आ जाएगी। अब हम बात करते हैं यूनिट्स की। तो यूनिट्स जो हैं वो इसके कैसे आएंगे? आपको पता है कि बेसिक यूनिट्स जो हैं आपने फिजिक्स में पढ़ा था वो 7 है। बेसिक यूनिट्स जो हैं वो SI सिस्टम में बेसिक यूनिट जो है वो 7 दिए हुए हैं। कौन कौन से हैं? लेंथ का है, टाइम का है, मास का है यूनिट, टेम्परेचर का है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का है, और इसके अलावा जो है और किसका है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, फिर है इंटेंसिटी का है और फिर है करंट का। इन सब के क्या यूनिट है? लेंथ का मीटर में आ जाता है, टाइम का जो है वो सेकंड में आ जाता है, मास का केजी में आता है, टेम्परेचर का केल्विन में है, अमाउंट जो है वो मोल में आती है किसी भी सब्सटेंस की, इंटेंसिटी जो है वो कैंडेला में है और आखिर में जो है वो करंट की क्या है? एम्पियर में। ये 7 बेसिक यूनिट्स हैं। बाकी जितने भी यूनिट्स हैं वो डिराइव किए जाते हैं। तो जब हम डिराइव करते हैं कोई भी यूनिट तो उसके लिए हमें उसका फार्मूला पता होना चाहिए। अब फर्ज करें हम वॉल्यूम
वॉल्यूम का जो है वो यूनिट जो है वो देखना चाहते हैं कि किसी भी वॉल्यूम का जो है वो यूनिट क्या है, तो पहले हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, वॉल्यूम का फार्मूला पता होना चाहिए। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या है हमारे पास, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ और मल्टीप्लाई बाय हाइट, यानी तीनों को लेंथ के यूनिट में हम लेंगे। तो लेंथ के यूनिट क्या है, मीटर है, तो मीटर में आ जाएगा, दूसरा भी मीटर में लेंगे, तीसरा भी मीटर में लेंगे, तो ये हम मल्टीप्लाई करके बेसिक यूनिट्स को या डिवाइड करके हम यूनिट्स जो है वो डिराइव कर लेते हैं। तो ये हमने वॉल्यूम की यूनिट डिराइव कर ली, इसकी मीटर क्यूब आ गई। बेसिक यूनिट्स जो दी हुई हैं एसआई सिस्टम में वो सिर्फ जो है वो 7 है। अब हमने यूनिट हर एक की डिराइव करनी है, इसके अलावा जितनी है। अब डिराइव करने के लिए फर्स्ट हमें क्या पता होना चाहिए, जिसकी यूनिट हम डिराइव कर रहे हैं उसका फार्मूला पता होना चाहिए। अब जैसे देखें डेंसिटी का फार्मूला हमें पता है, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। तो मास और वॉल्यूम का रेशो होता है, तो मास का जो है वो केजी होती है और बाय डिवाइड करेंगे वॉल्यूम की, वॉल्यूम को हमने किया मीटर क्यूब आ गई। तो डेंसिटी की क्या हमारे पास आ जाएगी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये डेंसिटी की हमारे पास यूनिट आ गई। अब हम यहाँ पर डिराइव कर रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट जो है हमें क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले फार्मूला पता होना चाहिए। अब यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि इसका फार्मूला हर रिएक्शन के लिए डिफरेंट है, इसलिए के सी का यूनिट भी हर रिएक्शन के लिए डिफरेंट आएगा। तो वो हम कैलकुलेट इसी तरीके से करेंगे कि बेसिक यूनिट जो इसके हमें कंसंट्रेशन के दिए हुए हैं उनको हम सब्ट्रैक्ट या डिवाइड करेंगे। उसके लिए हमें क्या देखना है कि हम पहले हमारे पास जो है इक्वेशन होगी, इक्वेशन हम लिखने के बाद हम क्या करेंगे कि उसको हम देखेंगे कि उसका हम फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला हमारे पास आ गया, उसके बाद हम फर्ज करें हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, अगर इसका हम यूनिट निकालना चाहें तो हम कैसे यूनिट निकालेंगे, हर एक का ये जो है ये स्क्वायर है, और कंसंट्रेशन की जो होती है यूनिट होती है वो होती है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, या फिर जो कंसंट्रेशन की यूनिट है यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, तो ये होती है, या हम इसको ऐसे लिखते हैं मोल डेसीमीटर -3, यानी 3 जो है ये डिनोमिनेटर में, जब इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये आपको पता है जो पावर होती है उसका साइन चेंज हो जाता है, ये +3 है, जब मैं इसको ऊपर ले गई तो ये -3 आ गई। तो अब हमें इस पावर को हम जो ये वाला यूनिट जब मैं लिखती हूँ इसमें अप्लाई करती हूँ। अगर मैं इसके लिए यूनिट निकालना चाहूँ इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, तो के सी इज इक्वल टू आ जाएगा, इसकी पावर पहले इसका यूनिट लिखेंगे, तो ये क्या है मोल डेसीमीटर क्यूब माइनस क्यूब, तो ये क्या है इसका स्क्वायर है, ऊपर देखें इसका स्क्वायर है। अब डिनोमिनेटर में आ जाए एक, इसके लिए मोल डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा -3, फिर इसका हम लिखेंगे तो ये आ गया मोल डेसीमीटर -3, फिर इसका भी क्या है स्क्वायर है। अब देखिए इसका भी स्क्वायर है, अब ये स्क्वायर ये दोनों सेम है, ये इसके साथ क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब हमारे पास ऊपर 1 बच गया और नीचे ये बच गया। तो इस रिएक्शन के लिए जो के सी का यूनिट होगा वो क्या होगा, इसको ऊपर लेके जाएं तो हम इसको डिनोमिनेटर में ना, तो इसको न्यूमरेटर में लेके जाएं तो मोल नीचे +1 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1, और डेसीमीटर नीचे -3 है तो ऊपर जाके 3 हो जाएगा। तो इसके लिए जो के सी का यूनिट आएगा वो ये होगा। अब मैंने आपको बताया कि ये जो कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसका हर एक रिएक्शन के लिए डिफरेंट यूनिट आएगा, क्योंकि हर एक के लिए केसी का फार्मूला भी डिफरेंट होता है। अब हम देखते हैं कि फर्ज करें हम जो हमारे पास कोई भी जनरल एग्जांपल को हम ले लेते हैं, तो इसके 3 सिचुएशंस बनती हैं। अब देखें यहाँ पर मोल सबके डिफरेंट होते हैं, हमने ये देखना होता है कि 3 सिचुएशन हमने रिएक्टेंट के मोल भी काउंट कर लें। जब हमारे पास कोई भी एग्जांपल है जिसका हमने इसका यूनिट जो है वो हमने डिराइव करना हो, तो फिर हम क्या करेंगे कि हम दोनों तरफ देखते हैं कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में मोल की क्या जो है वो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। अगर तो रिएक्टेंट्स के मोल और प्रोडक्ट के मोल जो हैं वो इक्वल हों तो फिर कोई यूनिट नहीं होगा। क्यों यूनिट नहीं होगा? क्योंकि ऊपर वाला जो मोल नंबर ऑफ मोल इक्वल होंगे, डिनोमिनेटर के मोल भी इक्वल होंगे, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, और आंसर क्या है, नो यूनिट।
अब एक और सिचुएशन हो सकती है कि इसके जो प्रोडक्ट के हैं वो मोल ज़्यादा हों, तो प्रोडक्ट के मोल अगर ज़्यादा होंगे तो उसके यूनिट भी ऊपर ज़्यादा होंगे ना। तो ये इसको हम एग्जांपल में करके देखते हैं एक्चुअली, तो फिर आपको अच्छी तरह समझ आएगी। 3 सिचुएशंस हमारे पास बनती हैं। कौन कौन सी? कि हमारे पास ये है रिएक्टेंट्स और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये हमारे पास आ गए प्रोडक्ट्स। अब इक्विलिब्रियम स्टेट में है। अब नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर अगर रिएक्टेंट्स के इसके इक्वल होंगे तो वो हम पहली सिचुएशन ये है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल या सेम। अगर सेम होंगे नंबर ऑफ मोल्स तो वो सिचुएशन जैसे आपकी बुक में एग्जांपल लिया, हम वही वाली एग्जांपल ले लेते हैं। तो H2 + I2 की ले लेते हैं, H2 + I2, और ये क्या बनता है 2HI। अगर हम इसका जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेंगे, यहाँ पर ही हम कर लेते हैं, पीछे हमने इसकी एग्जांपल ली हुई थी। तो ये देखें इसकी वैल्यू हमारे पास ये आती है। तो अगर हम इसका यूनिट डिराइव करना चाहें तो यूनिट क्या आएगा? ये स्क्वायर में है तो मोल डेसीमीटर -3 यूनिट, और इसका क्या है स्क्वायर। नीचे है एक इसका आ जाएगा मोल डेसीमीटर -3 और एक इसका आ जाएगा मोल डेसीमीटर -3। अब देखें नीचे भी 2 हो गए और ऊपर भी स्क्वायर है 2 है, तो ये एक इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? नो यूनिट। यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो हमारे पास रिएक्टेंट थे, यहाँ पर देखें 2 and 1 3 मोल है रिएक्टेंट के, और यहाँ पर जो है वो प्रोडक्ट के 2 हैं, तो रिएक्टेंट के मोल ज़्यादा हैं। दूसरी सिचुएशन हमारे पास ये वाली आती है। पहली सिचुएशन हमारे पास ये थी जिसमें कि कोई यूनिट नहीं आता अगर नंबर ऑफ मोल दोनों तरफ इक्वल हो, तो यूनिट नो यूनिट। दूसरा है अगर रिएक्टेंट के मोल ज़्यादा हो, तो रिएक्टेंट के मोल अगर ज़्यादा होंगे तो फिर हमारे पास यूनिट बनेगी ये वाली। ये कितने ज़्यादा हैं ये फिर डिपेंड करता है कि कितने ज़्यादा हैं। एक ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ मोल एक ज़्यादा है तो फिर ये वाली यूनिट आएगी। अगर मज़ीद ज़्यादा है तो फिर इसका भी स्क्वायर आएगा। तो ये डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ मोल ज़्यादा हैं। अगर तीसरी सिचुएशन ये होती है कि अगर जो है वो प्रोडक्ट के ज़्यादा हैं, यहाँ पर क्या था रिएक्टेंट के ज़्यादा है, तीसरी सिचुएशन ये है कि प्रोडक्ट के ज़्यादा है, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट लेस है। तो यहाँ पर ये देखें प्रोडक्ट के 2 हैं और यहाँ पर देखें कि रिएक्टेंट का 1 ही मोल है। तो अगर इसके 2 होंगे, ये देखें ऊपर स्क्वायर है और नीचे 1 आ जाएगा, तो एक के साथ कट जाएगा और फिर इसकी जो यूनिट बनेगी वो मोल डेसीमीटर -3 आएगी। इट मीन्स इन सारी सिचुएशन जो आपके सामने मैंने रखी, इसका मतलब है कि के जो है उसकी डिपेंड करता है उसकी इक्वेशन पे। जो भी किसी भी चीज़ की यूनिट जो है वो उसके फार्मूला पे डिपेंड करेगी, और फार्मूला उसका जो जिस टाइप का फार्मूला होगा उसी तरह की उसकी यूनिट आएंगी। इट मीन्स कि डिफरेंट रिएक्शंस के लिए के की वैल्यू भी डिफरेंट होगी। एक तो उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी और दूसरा हर एक के लिए उसका यूनिट भी डिफरेंट होगा। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। अल्लाह हाफिज़।